हाँ शुरू करें। कर लेते हैं। चलो शुरू करो भाई। शुरू कर दिया हुआ है कब का? अच्छा पेज 124 पेज निकाल लें पहले, फिर कल वाला जो मैं सवाल करा रहा था उसको रिज्यूम करते हैं। पेज 124 जी। अच्छा भाई, कल हमने बात की थी, वैसे तो ये IFRS 15 का कॉन्सेप्ट नहीं है, पता नहीं क्यों ICAP ने अपनी किताब में डाल दिया है। IFRS 15 का कॉन्सेप्ट नहीं है। आज हम डिस्काउंट की बात करने लगे हैं, कैश डिस्काउंट की, जो चीज़ें परचेज कर रहे हैं उसके एतबार से। कल हमने किसकी बात की थी? कैश डिस्काउंट की, जो बंदा सेल कर रहे चीज़ें उसके एतबार से। और आज हम किसके एतबार से बात करने लगे हैं? बायर के एतबार से। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो करने वाली हो, आसान सी चीज़ है। होंडा एटलस कार अगर चीज़ें खरीदे, क्या कहते हैं, जनरल टायर से टायर खरीदे, तो होंडा को खुद पता होगा ना कि मैंने जल्दी पेमेंट करनी है या लेट करनी है। खुद पता होगा ना, दादा आपको पता होता है आपने पेमेंट्स कब करनी है, आमतौर पे तो दादा होता ही है बंदे को। तो इधर सोचने की चीजें नहीं है, इधर पेमेंट हमारे हाथ में है। उधर हम सेलर थे, हमें नहीं पता था बायर का पैसे दे। आज तो हम बायर हैं। तो अगर मैं बाजार से जाके चीजें खरीदूं और दुकानदार मुझे कहे, चले आप कर लें, आप बाजार से जाके चीज खरीदें, दुकानदार कहे जल्दी पैसे ले आना तो इतने ले लेना, इतने तो मैं कर दूंगा, लेट पैसे आए तो इतने हो जाएंगे। तो अब आपको पता होगा ना मैंने क्या करना है, तो फिर तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। तो सादा सी बात है, 2-3 मिनट में खत्म करें। एबेसिन लिमिटेड सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 1 लाख टू राजा ट्रेडर्स। बायर कौन है? राजा। ऑन यकम जनवरी 2021, पेज 124, 2 महीने के उधार पे। कंपनी की पॉलिसी है कि डिस्काउंट दे देती है 10% अगर बंदा कितने अरसे में पैसे दे जाए? 1 महीने में। हाउ द अबव ट्रांजैक्शन इन इंडिपेंडेंट सिनेरियोज विल बी डेल्ट इन द बुक्स ऑफ राजा। राजा की किताबों में ये ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी? ऑन यकम जनवरी एंड ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा एक बात याद रखें, पहले तो आप परचेज की एंट्री नॉर्मल तरीके से किया करेंगे। यकम जनवरी परचेज की एंट्री आपने पूरी करनी है, परचेज की एंट्री पूरी करनी है, अधूरी नहीं करनी। यकम जनवरी 21 कितने की चीजें खरीदी? क्या इंट्रो की क्लास में एंट्री बनाई जाती थी? परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। हम राजा हैं बोले हम राजा हैं, हम राजा हैं। हमने पेमेंट करनी है, हमने पेमेंट करनी है।
RL डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट। हमने कहा यार हमें डिस्काउंट से डिस्काउंट नहीं चाहिए, हम पैसे देर से जाके दे देंगे। हमने 1 महीने 5 दिन बाद पैसे दिए हैं, 1 महीने 5 दिन बाद पैसे दिए हैं, तो बताएं पैसे पूरे दिए होंगे अधूरे? पूरे पैसे दिए होंगे, तो बस एंट्री खत्म करें। 5 फरवरी की डेट डाल के क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 100 से। डन। अच्छा अगली बात, दूसरा सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो से पहले जरा एंट्री दोबारा एक दफा करवा दें चीजें खरीदने की। परचेज डेबिट अगले पे हुई हुई, यहाँ एंट्री तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट कितने से? 100 से। RL टुक द एडवांटेज ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट बाय पेइंग ऑन 17 जनवरी। हमने जल्दी पैसे दे दिए। अब बताएं अधूरी पेमेंट होगी या पूरी पेमेंट होगी? लेकिन लाइबिलिटी तो बुक की भी है 100 पे। यार डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम अकाउंटिंग से खत्म हो गया हुआ है, परचेज ही कम करनी है आपने। क्रेडिटर भाई अब ये पहले दुनिया में राय थी कि डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम में डालें, अब दुनिया ने ये खत्म कर दिया। उसने कहा परचेज बढ़ाओ परचेज कम करो, बात खत्म। पहले अकाउंटेंट्स डिफरेंट तरीके से सोचते थे, वो बुजुर्ग अकाउंटेंट थे, यंग अकाउंटेंट्स ने कहा नहीं खत्म करो। क्रेडिटर डेबिट जी बोलो 6 माह 17 दिन में पेमेंट कर दी ना, तो क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट अधूरा, और बाकी डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम रिकॉर्ड ना करें बल्कि किसे कम कर दें? परचेज को कम कर दें, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में परचेज 100 माइनस 10 एग्जैक्टली किस पे आए? 90 पे आए। अच्छा इसमें एक हिंट सुन लें मेरा, इसमें हिंट ये है कि पहली वाली एंट्री आपने हमेशा पूरी अमाउंट से किया करनी है, क्योंकि ना हमारा अपना इरादा बदल भी सकता है जल्दी पेमेंट करने का, लेट पेमेंट करने का, इसलिए पहली एंट्री ना आपने हमेशा पूरी अमाउंट से किया करनी है। दूसरी एंट्री डिपेंड करेगी आपने डिस्काउंट लिया या नहीं लिया। तो लिख दें दोनों सिनेरियोज में पहली एंट्री पूरी अमाउंट से किया करनी है, दूसरी सवाल बताएगा। पहली एंट्री पूरी अमाउंट से किया करनी है और दूसरी सवाल बताएगा। उसे भी परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, हाँ ठीक है। हाँ ये नॉट IFRS 15, IFRS 15 तो नहीं है ना, ये तो रेवेन्यूज, पता नहीं आई कि आपने क्यों किताब में अपने डाला हुआ है, शायद इंट्रो में आपको पढ़ाया नहीं था ये कॉन्सेप्ट, डिफरेंट तरीके से पढ़ाया था, इसलिए अब सही करवा रहा है FA2 में। ओके मैंने फाइनल अकाउंट की किताब में भी कोशिश की है, पूरी किताब में जहां जहां डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम आ रही थी अदर इनकम में, उसे उड़ा दिया है। अब डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम में नहीं आ सकती, डिस्काउंट खत्म कर दिया, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड, उसकी जगह परचेज या सेल जाएगी, और परचेज और सेल जीपी में जाती हैं, जीपी से ऊपर ऊपर। ओके कल जो सवाल कर रहे थे हम वो निकालें। पेज नंबर 139। जी भाईजान आप गुड्स लिफाफे में डाल के दे सकते हैं या सर्विसेज भी लिफाफे में डाल के दे सकते हैं? गुड्स कस्टमर को लिफाफे में डाल के दे सकते हैं, सर्विसेज कस्टमर को लिफाफे में डाल के दे सकते हैं। ये पकड़ ले लिफाफा, गुड्स फौरन बेच दी होती हैं, इसको कहते हैं एट अ पॉइंट इन टाइम, फौरन, और सर्विसेज फौरन देते हैं या आहिस्ता आहिस्ता। कॉलेज वाले आपको गुड्स, कॉलेज वाले आपको जो बुक्स हैं वो फौरन बेचते हैं या आहिस्ता आहिस्ता? फौरन, अगर एक ही वॉल्यूम हो फौरन बेच देते हैं बुक, लेकिन लेक्चर आपको आहिस्ता आहिस्ता देते हैं। यार वैसे दुनिया चेंज हो गई है, दुनिया बदल रही है, आजकल लेक्चर भी कई दफ़ा फौरन मिल जाते हैं। 31 जनवरी को बच्चा आया, नहीं ऑनलाइन में भी आहिस्ता आहिस्ता मिलते हैं भाईजान, मैं रोजाना अपलोड कर रहा हूँ, मैं तो रोजाना ऑनलाइन में भी आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर मिले। ऑनलाइन वालों से पूछे, वो इंतजार में लगे होते हैं अगला लेक्चर कब है, सारे उनके पिछले क्लियर हैं, वो इंतजार में लगे होते हैं, यार अगला अपलोड हो जाए, तो मैसेज कर रहे होते हैं आज लेक्चर नहीं अपलोड हुआ, वो तो 100 मैसेज आए होते हैं ग्रुप में आज का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, वो इंतजार में होते हैं। अच्छा उनके कोई पिछले लेक्चर नहीं है, तो अब पता नहीं कोई बच्चा ये 15 फरवरी को लेक्चर सुन रहा है, क्या कर रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं कि वो क्या रहा है, कोई 20 फरवरी को जाके ये लेक्चर सुन रहा होता है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि
अगर कोई बंदा आके 31 जनवरी को कहे राइज वालों को भाईजान मैंने महीने बाद टैक्स का पेपर देना है, मुझे टैक्स के लेक्चर देते हैं। अब शायद टैक्स के सारे लेक्चर पोर्टल पे अपलोडेड हैं, अब वो उनको एज इट इज पकड़ा देंगे। अब तो ये फिर लिफाफे में डाल के, लेकिन ये फिर सर्विस नहीं है, ये गुड टाइप की चीज बन गई है। तो बहरहाल मैं तो पता नहीं किस साइड में निकल गया। वैसे ही हमने थोड़ी सी एडवांस बातें शुरू कर दी, जनरल बातें बताएं। गुड्स किस तरह बेची जाती हैं, फॉरेन, और सर्विसेज आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये जो सवाल था ना, इसमें ना गुड्स बिकी थी ना सर्विसेज रेंडर हुई थी, इसमें उससे पहले ही पैसे आ गए थे। तो 10 अक्टूबर को पैसे आए थे और चीजें कब बिकी थी, 1 नवंबर को, और सर्विसेज कब रेंडर होंगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। डन। तो पैसे आने पे क्या एंट्री करनी है, चीजें बिकने पे क्या एंट्री करनी है, और 31 दिसंबर को 2 महीने की सर्विस देने पे क्या एंट्री करनी है। ये अल्लाह का शुक्र है कल हमने सारी कर ली थी। ये पैसे आने पे एंट्री, ये चीजें बेचने पे एंट्री, और ये सर्विस देने पे एंट्री। अब देख लेते हैं जी हमारे शहजादे अकाउंटेंट ने क्या किया। वो जो लाइन मैंने कल मिटाई हुई थी, द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट was credited by GT to advance from customer account। गलती से उसने एडवांस, the entire amount received was credited to advance from customer account। सारी अमाउंट उसने एडवांस फ्रॉम कस्टमर में डाल दी। आप बताएं जी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पहले शॉर्टकट से आपको समझाऊंगा। मेरा मशवरा है कि बिना सोचे इसको रेक्टिफाइंग एंट्रीज में डाल दें, बिना सोचे इसको रेक्टिफाइंग एंट्रीज में डाल दें। अगर आप कहते हैं नहीं तो फिर तफसीली बात सुन लें। भाईजान ये ओरिजिनल है 3, द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड, रॉन्ग कर रहा हूं, द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। कितनी जी, 690। तो भाई उसने सिर्फ पहली एंट्री की है, दूसरी तीसरी एंट्री एक बार याद रखिएगा, नॉन कैश एंट्री अकाउंटेंट भूल जाते हैं। ये नॉन कैश है ना, इनमें कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो ये एंट्री अकाउंटेंट भूल जाते हैं। ये रॉन्ग एंट्री। अब रेक्टिफाइंग क्या बनेगी, अब तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ये वाली करनी थी, कर दी, रेक्टिफाइंग में इसको ना करें। ये दोनों करनी थी, नहीं की, ये दोनों कर दें जी। यार इस तरह कर लो, ठीक है। मुझे था कोई ना कोई ये बंदा सवाल पूछेगा। ये कह रहे हैं रॉन्ग एंट्री में लिख दें कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। इस तरह कर दें आप, फिर उसमें ऐसे कीजिएगा पेपर में, अकाउंट का नाम बदलने से इतना फर्क नहीं पड़ता जब नेचर सेम हो। कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट इधर लिख देना, लेकिन फिर इधर भी एडवांस फ्रॉम कस्टमर लफ्स लाना, इधर भी एडवांस फ्रॉम कस्टमर लफ्स लाना, और इधर भी एडवांस फ्रॉम कस्टमर लफ्स लाना, और फिर रेक्टिफाइंग एंट्रीज में भी फिर यही लफ्स आपका यूज हो जाएगा। ओ छोड़ो, नहीं इस चक्रों में ना पढ़ो, नेचर सेम है दोनों के। एडवांस फ्रॉम कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है सेम नेचर, दीज आर स्लैश, दीज आर टू नेम्स ऑफ अ सेम नेचर ऑफ अकाउंट। हाँ जी, नहीं, और शहजादे कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड लाइबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स, इस पूरे को उठाया था ना मैंने। लाइबिलिटी तो पहले दिन ही, जब पैसे देता है कस्टमर, ये जिंदगी में याद रखिएगा, जब भी कस्टमर पैसे एडवांस में दे जाए तो गाड़ी के देके जाएगा या सर्विसेज के देके जाएगा या दोनों के एडवांस पकड़ा के जाएगा, दोनों का एडवांस पकड़ा के जाएगा। डन, ओके। अच्छा यार, आज 2 सवाल मैंने आपसे पूछने हैं जो आपने अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग की बेस पे देने हैं। आज के मैंने नोट्स नहीं बांटे क्योंकि आज के नोट्स का सिर्फ एक ही सफ़ा था, इसलिए नोट्स बांटने की ज़रूरत नहीं थी। अब 2 सवाल, हाँ यार एक सवाल, ओह यार ये क्या चक्कर है भाईजान, पैसे अभी आ रहे हैं, चीजें डिलीवर इधर हो रही हैं,
तो वो जो इंटरेस्ट 10 दिन का, यार वो 1 मिनट, हमने एक चीज पढ़ी थी कल, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। जी भाईजान, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये वाला सिनेरियो बन रहा है ना, पैसे आ रहे हैं यकम 10 अक्टूबर को, पैसे आ रहे हैं 10 अक्टूबर को, और मोबाइल कब डिलीवर कर रहे हैं हम, यकम नवंबर को। अच्छा, तो क्या ये इंटरेस्ट वाला सिनेरियो टाइप आएगा कोई? तो इंटरेस्ट वाला सिनेरियो आने की जरूरत नहीं है। पहली तो बात है इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ, पहली तो बात है इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ, और मेरे ख्याल से पैसे लेने के 10 दिनों में चीजें डिलीवर हो गई हैं, तो 20 दिनों में। तो आज एक नई स्लाइड, नोट्स, नई स्लाइड मैंने दी नहीं, कल आपको दे दूंगा, स्लाइड नंबर 17। अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर वुड नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, यानी इंटरेस्ट वगैरह ना डालें, इफ द टाइमिंग पीरियड इज लेस देन, अगर टाइमिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है तो 10 दिन में पेमेंट होगा, 10 दिन के अंदर एडवांस आया, फिर 10-20 दिन के अंदर हमने चीजें डिलीवर कर दी हैं। तो अगर साल के अंदर अंदर कैश और चीजें हो जाएं तो फिर क्या इंटरेस्ट से खेलने की जरूरत है, या प्रेजेंट वैल्यूज वगैरह इग्नोर करें? इग्नोर करें। तो ये सवाल हमने नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया। कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर वुड नॉट हैव सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इफ द टाइमिंग पीरियड इज लेस देन, सो इन दिस केस यू विल नॉट कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। और तो अगर साल से कम का अरसा है माय डियर, तो फिर प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालने की जरूरत है या नहीं जरूरत? नहीं जरूरत। और वैसे भी अल्लाह भला करे, इस सवाल में इंटरेस्ट रेट भी वैसे गिवन नहीं था, अगर हमारे दिल में आता भी निकालना तो इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं था, लेकिन ये बात असल नहीं है, असल ये है कि ये रूल पता होना चाहिए। डन। तो इधर तो देखें ना, इधर पैसे थे, इधर गुड्स नहीं, 2 साल का वक्फा था, इधर पैसे थे, इधर गुड्स, 2 साल का वक्फा। ओके, तो इस पे लिख लें जाके, यहाँ पे 10 दिन के अंदर पैसे दे दिए, तो 1 साल के अंदर अंदर 20 दिन के अंदर चीजें दे दी हैं, 20 दिन में चीजें डिलीवर कर दी हैं, तो साल के अंदर अंदर चीजें डिलीवर कर दें तो इंटरेस्ट वगैरह नहीं निकालना। लिखें 20 दिन में चीजें डिलीवर कर दी हैं तो साल के अंदर अंदर कर दी हैं, इसलिए इंटरेस्ट की टेंशन नहीं लेनी। 20 दिन के अंदर अंदर चीजें डिलीवर कर दी हैं, वही सवाल जो हम कर रहे थे यार अभी पास पेपर वाला, 20 दिन के अंदर चीजें डिलीवर कर दी हैं तो साल के अंदर अंदर डिलीवर कर दी हैं, तो इंटरेस्ट की टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होगा या इनसिग्निफिकेंट टाइप, इनसिग्निफिकेंट, तो इसलिए छोड़ें परे। अच्छा भाई, अब एक सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूं रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। ये आज के नोट्स में ना 2 लाइनें मैंने डाली हैं, आज के नोट्स में 2 लाइनें डाली हैं। पहली लाइन पढ़ें और इसका जवाब दे दें, जवाब मैंने मिटाया हुआ है। अगर एक एंटिटी एग्रीड टू प्रोवाइड 2 ईयर मेंटेनेंस सर्विस फॉर 20,000, अगर किसी ने मुझे कहा है, ये साथ वाला सर्विस स्टेशन था, इसने मुझे कहा यार आप सारा 20,000 मुझे दे दें तो मैं आपको ना 2 साल तक इंशाल्लाह गाड़ी जो है वो सर्विस वगैरह कर दिया करूंगा, सारे काम आपके कर दिया करूंगा, 20,000 दे दें। तो कितना कितना रेवेन्यू बुक करेगा ये पहले साल और दूसरे साल? 10,000, ठीक है। कितना कितना रेवेन्यू बुक करेगा बोलें?
डन, स्ट्रेट लाइन बेस पे रेवेन्यू बुक कर लेगा। समझ आ गई बात। और यही हमने कल के सवाल में किया था मोबाइल में। मोबाइल में हमने कहा था 12 महीने के लिए हमने मोबाइल दिया, डिवाइडेड बाय 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय 2, या 2 साल के लिए मोबाइल का था कल के सवाल में वो जो मिनट्स वाली सर्विस दी थी, अभी जो सवाल किया सुबह 12 महीने, तो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये कितने महीने की सर्विस है? 24 महीने की। डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 12, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड में कह सकता हूँ। तो मुझे बताएं, मैंने इससे क्या वादा किया कि मैं तुझे 20,000 देता हूँ, तो 2 साल तक मेरी गाड़ी सर्विस करके लश पश कर दिया कर। तो उसने कहा ठीक है यार, 20,000 मैंने कमा लिया, 10,000 दोनों सालों में इनकम में डाल दूंगा। इसे स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। एक और सिनेरियो आपके सामने मैं पुट कर रहा हूँ, उसमें आपने जो है जरा सोचना है। If an entity has agreed to provide 10,000 किलोमीटर मेंटेनेंस सर्विस ईच ईयर, टोयोटा ने मुझे गाड़ी बेची, उसने कहा हर साल 10,000 किलोमीटर तक अगर तूने गाड़ी चलाई हुई ना, तो वो 10,000 किलोमीटर तक मैं गाड़ी चलाई, तो उस पर जो भी 2,000 किलोमीटर बाद कोई काम करवाने होते हैं वो मेरे पास ले आया कर। ठीक है। तो इफ एन एंटिटी इज एग्रीड टू प्रोवाइड 10,000 किलोमीटर मेंटेनेंस सर्विस ईच ईयर, ठीक है, तो 10,000 किलोमीटर मेंटेनेंस सर्विस मैं तुम्हें दे दूंगा ईच ईयर। पहले साल 10,000 चलाओ, दूसरे साल 10,000 चलाओ, तीसरे साल 10,000 चलाओ, हर साल मेरे पास ले आओ। जब तुम्हारी 30,000 की लिमिट बढ़ जाएगी ना, तो बस उसके बाद मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं कराऊंगा। 30,000 किलोमीटर तक मैं तुम्हें सर्विस कर दूंगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 10,000। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे टोयोटा ने सोचा है कि कस्टमर इतनी गाड़ी नहीं चलाते, लाहौर के अंदर चले जाते हैं, या ज्यादा हो तो भाई पिंडी चले जाएंगे, गुजरांवाला चले जाएंगे, ज्यादा गाड़ी नहीं चलाते। उनका अंदाजा है कि कस्टमर जो है वो 24,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे 3 साल में। उनका क्या अंदाजा है कि 3 साल में कितनी गाड़ी चलाएंगे? वैसे ऑफर कितनी है कि 30,000 किलोमीटर तक भी मैं गाड़ी चला लूं तो। अच्छा, अब इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं, किस बेस पे रेवेन्यूज रिकॉर्ड होते हैं? एस्टीमेट्स की बेस पे या ऑफर्स की बेस पे? ये देखो एस्टीमेट देखे ना, जैसे गोदाम से चीजें डिलीवर हुई थी 50, उम्मीद थी वापस आ जानी है 5, तो फिर सेल कितनों की बुक है? 45 की। तो आप बताएं मैंने उसे ऑफर क्या किया है? 30,000। लेकिन मेरा तजर्बा है कि इतनी ज्यादा गाड़ी चलाते नहीं, मैंने ऑफर इसलिए ज्यादा रखी है कि लोग अट्रैक्ट हो मेरे पास, तो मैंने ऑफर बड़ी रख दी, और मुझे पता है लोग आते कोई नहीं। अब 24,000 किलोमीटर में से हो सकते पहले साल ये चलाई 6,000 किलोमीटर, फिर यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। जिस तरह स्टेट लाइन 24,000 में से पहले साल 6,000 चलाए गाड़ी, अगले साल 10,000 चला ले, मिसाल के तौर पे ज्यादा चला ले, उससे अगले साल 8,000 चला ले, तो ऊपर नीचे हो सकती है वेरिएशन। तो क्या ऐसी सूरत में हम रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड करेंगे या जितने किलोमीटर चलाया? इसका अभी एक सवाल कराने लगा हूं। देन इट विल बुक रेवेन्यू बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ 24,000 किलोमीटर। तो बताओ, ऑफर करते हैं उसकी बेस पे रेवेन्यू बुक होते हैं, या जो अगले ने उस ऑफर में से हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यूज करना होता है उस पे रेवेन्यू बुक होता है? ये स्टैंडर्ड शुरू से ही कहते हैं कि रेवेन्यूज में भी एस्टिमेशंस इन्वॉल्व करो, रेवेन्यूज में भी एस्टिमेशन। और ये जो मैंने सर्विस स्टेशन वाले को 20,000 दिए थे, इसमें तो उसकी एक्सपेक्टेशन ही कोई नहीं थी, और तो इसलिए 20,000 को मैंने 2 से डिवाइड किया। यहाँ स्ट्रेट लाइन बेस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ, लेकिन यहाँ किस पे होगा? एस्टिमेटेड बेस पे। एस्टिमेटेड में भी हो सकता है 24,000 में से मैं पहले साल सिर्फ 6,000 किलोमीटर चलाऊं, तो उस बेस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। अगेन ये हवाई बातें ऐसे समझ नहीं आती। पास पेपर का क्वेश्चन 10 करने जी आज, ये पिछली से पिछली अटेम्प्ट का सवाल है। किधर है? और 1 जनवरी यार पेपर में कभी ऐसा सवाल आ जाया करे ना, कोवेसिन टेलीकॉम या फलां एक्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग कार्स, तो कोई लोकल कंपनी जहन में ले आया करें पेपर में, ताकि सवाल जरा आसान हो जाए। मिसाल के तौर पे यू फोन है ये, तो ऑन 1 जनवरी यू फोन अनाउंस्ड अ न्यू एनुअल प्रमोशन पैकेज। साल का पैकेज है, एनुअल प्रमोशन पैकेज फॉर इट्स कस्टमर्स। द पैकेज कंप्राइजेज ऑफ अ मोबाइल फोन, पहली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो मैं एक मोबाइल देंगे। नंबर 2 फुल ईयर, क्योंकि प्रमोशनल एनुअल प्रमोशन है, फुल ईयर अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स। ऑन नेट का मतलब है कि यू फोन से यू फोन, अगर मैं यू फोन की बात कर रहा हूं तो यू फोन से यू फोन तुम ऑन नेट कॉल्स करोगे 1000 मिनट पर मंथ
एक मिनट पढ़ने दो। फुल ईयर अनलिमिटेड, सॉरी, फुल ईयर अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स अनलिमिटेड करो, ये दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी। और तीसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1000 मिनट्स पर मंथ ऑन अदर नेटवर्क्स। तो सबसे पहले बताएं, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। यस, कॉन्ट्रैक्ट सभी नीचे होगा, कोई ना कोई कस्टमर पकड़ा जाएगा, बल्कि नीचे लिखा होगा 1000 पैकेज ऐसे बेच भी दिए हैं हमने, तो कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जिस्ट करेगा, कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। दूसरा स्टेप बताएं, आर यू सेलिंग, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, व्हाट आर यू सेलिंग? यू आर सेलिंग 3 गुड्स। नंबर 1 मे बी सर्विसेज, मे बी गुड्स, मे बी सर्विसेज, मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को हाईलाइट कर लें। मोबाइल फोन, हाँ अंडरलाइन कर लें, मैं जरा दोबारा इसको ओपन कर लूँ। ये आज इसने पूरा दिन काम करना है ना, तो जरा वो परेशान हुआ हुआ है सुबह से ही। छੱਡ दो मैनू मोबाइल, तुसी सीए कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। मोबाइल फोन, फुल ईयर अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स एंड 1000 मिनट्स पर मंथ ऑन अदर नेटवर्क्स। अच्छा, अगर 1000 मिनट की हमने उसे ऑफर की है कि अदर नेटवर्क्स के ऊपर कॉल कर ले, तो इसका मतलब है साल में ऑफर कितनी है? ऑफर के वो कितने 1000 मिनट बातें करेगा? पता नहीं बंदा है क्या है यार, इसको जूते मारो। हमने क्या महीने, अच्छा वैसे दिन में कितने मिनट होते हैं? चलो छोड़ो, बात लंबी हो जाएगी। तो कहते हैं महीने में तुम 1000 मिनट कान से फोन लगाए रखो, मैं बहुत खुश हूंगा। मैं तुम्हें ऑफर ये कर रहा हूं। और साल में कितनी मिनट? 12000 मिनट तुम जो है वो लगाए रखो कान से फोन अदर नेटवर्क्स पे। लेकिन अगर कोई यूफोन वाला तुम्हारा दोस्त है, फिर कोई मसला नहीं, 24 घंटे तुम जो है वो कहानी पे लगाई रखो। फुल ईयर अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स। पैकेज प्राइस इज 11550 पर क्वार्टर, पेएबल इन एडवांस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है जी, तो पैकेज प्राइस हर क्वार्टर के शुरू में पे हो जानी है। अच्छा, एक चीज देखें यार, इनकंसिस्टेंसी सी आ गई। ऊपर एनुअल चीजें हैं, नीचे क्वार्टरली हैं। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह इन सबको एक ही पे ले आएंगे, क्वार्टरली को एनुअल पे ले जाएंगे ताकि सारी चीजें एनुअल हो जाएं। मुझे ये बता दें, कस्टमर्स को हम कितना चार्ज कर रहे हैं? 450 का बर्गर, याद है पहले दिन बेचा था? बर्गर नहीं बेचा था 450 का, 450 का बर्गर, बोतल और फ्राइज बेचे थे। कस्टमर से कितने लेने हैं? पैकेज प्राइस, पैकेज प्राइस। तो मेरे ख्याल से वो जो हम बनाते हैं ना ऐसे करके 2 कॉलम, उसमें 11550 को जब मैं 4 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, कुछ बच्चे समझते हैं 3 क्वार्टर होते हैं साल में, दीवाने। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो यहां बोले मैं क्या डालता हूं? ट्रांजैक्शन प्राइस। आपको मैंने बताया था सवाल में ये गिवन होती है, और स्टैंड अलोन प्राइस ये अल्लाह करे तीनों की सवाल में गिवन हो। ये डाटा सवाल में दिया होता है टोटल करके, फिर ये वाला डाटा हम खुद निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्राइस? तो लिख लें ट्रांजैक्शन प्राइस 11550 ضرب 4 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने? एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब? साल बाद द फोन वुड नॉट बी रिटर्न टू सिटी, यानी कि फोन हमेशा के लिए भेजा जा रहा है। तो फिर सेल की एंट्री मोबाइल की कर लें या ना करें, तो हमेशा के लिए दे दिया जाएगा। अच्छा, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रमोशन अनाउंसमेंट सिटी सोल्ड 1000 पैकेजेस। सिटी ने कितने पैकेज बेचे? 1000। कल 20 स्मार्टफोन थे, आज कितने हैं? लेकिन हम 1000 से ना एंड पे खेलेंगे, वरना सारी फिगर्स को बार बार 1000 से ज़रब देने लगे ना तो हमारे 1000 हो जाने हैं। तो इसलिए 1000 को इंशाल्लाह एंड पे देख लेंगे कि 1000 पैकेजेस हैं। ये नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। फिलहाल एक कस्टमर का कैलकुलेशन कर लेंगे, एंड पे उसे 1000 कस्टमर से खुद ही मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस्ड ऑन द डाटा अवेलेबल विद सिटी, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ईच कस्टमर वुड यूज 10,000 मिनट ऑफ अदर नेटवर्क्स। वो जो गाड़ी वाली अभी मिसाल दी थी, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ईच कस्टमर वुड यूज 10,000 मिनट ऑफ अदर नेटवर्क्स विद क्वार्टरली ब्रेकअप एज फॉलोज। शायद मेरे ख्याल से सितंबर में ईद आनी हो, तो सितंबर में फिर ज्यादा कॉलें होंगी
और जून में कुछ सीए फाइनल के पेपर होंगे उसके, उसमें कम कॉलें होंगी। तो कहते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन है मार्च जून में। अच्छा तो नहीं, ये सीए फाइनल वाला है। अच्छा तो आप बता दें हर क्वार्टर में कितनी यूजेज है, इसका टोटल किससे मैच करना चाहिए, 10,000 से 12,000 से, ये मुझे सोच के बता दें। हमने ऑफर खुल के की ताकि कस्टमर हमारे पास आए, हमने ऑफर खुल के की, हमने कहा साल में 12,000 मिनट तुम कॉलें करो, यूफोन वालों वारिद पे करो, किसी और नेटवर्क पे करो, लैंडलाइन पे करो, हमारी तरफ से 12,000 मिनट की ऑफर है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन विद इन अपने अंदर बैठे तो फिर इन्होंने सोचा यार इतने 12,000 मिनट, पागल तो नहीं है लोग ना, कानों के साथ ही टूटियां लगा के जो है लगे होते हैं, तो वो अब तो फोन भी जेबों में डाले होते हैं, टूटियां लगी होती हैं कानों के साथ। कहते हैं अब इतने भी दीवाने नहीं है लोग, हमारे ख्याल से सिर्फ कितनी कॉलें कर लेंगे, 10,000 मिनट। और ये पता नहीं क्या बुला लोग हैं, क्वार्टर वाइज एस्टिमेशन भी कर लिया, नहीं कितना मुश्किल काम है, मुझे तो नहीं समझ नहीं आ रही। इन्होंने क्वार्टर वाइज एस्टिमेशन भी कर लिया कि इस क्वार्टर में इतनी कॉल्स होंगी, इतने इस क्वार्टर में इतने मिनट्स कॉल होंगी, लेकिन टोटल कितनी होंगी, 10,000। अब भाईजान इसलिए मैं कह रहा था कि आप यूनिट्स प्रोड्यूस टाइप मेथड यूज करेंगे रेवेन्यू यूज करने का। अब अगर मैं 2700 को 12,000 से डिवाइड करके रेवेन्यू बुक करूंगा ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है उसने 12,000 मिनट कॉलें करनी है। मेरी एक्सपेक्टेशन है भाईजान खंबे की मेंटेनेंस लिंक होती है, बड़े बड़े टावर जो लगे होते हैं ना उनकी मेंटेनेंस लिंक होती है मिनट्स यूज से, और जब खंबे पे लोड पड़ता है तो खंबे की रिपेयर मेंटेनेंस बढ़ जाती है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि खंबे पे लोड 12,000 मिनट का नहीं पड़ना, हमारी एक्सपेक्टेशन है टावर पे लोड कितना पड़ना है, 10,000 में से 2700 मिनट का लोड पड़ा तो उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। अब ये तो बोंगी सी होगी कि 2700 डिवाइडेड बाय ऑफर को ऑफर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2700 को मैं रेवेन्यू बुक करते हुए 10,000 से डिवाइड करूंगा, तो 2700 को 12,000 से डिवाइड करूंगा। 12,000 इज माय ऑफर, 12,000 इज माय ऑफर, 30,000 किलोमीटर गाड़ी वाली बात, वो मेरी ऑफर है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, कितना खंबा यूज होगा साल में, 10,000 मिनट कस्टमर खंबा यूज करेगा, तो 2700 डिवाइड बाय 10,000 पता चल जाएगा 27% यूज हुआ। समझ आ गई बात? आगे अब क्या रह गया सवाल में अब क्या रह गया सवाल में, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। द मोबाइल फोन हैज अ रिटेल वैल्यू ऑफ 34,000, ये पहले की आ गई स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इफ सोल्ड सेपरेटली। यही लाइन मैंने पहली क्लास में उठाई थी रिटेल वैल्यू की, इसी सवाल से, इसकी अंग्रेजी से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। अ मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स इज 500 monthly, while every call on the other networks is charged at 1.5 per minute if billed। जो लोग इस पैकेज के को लेने नहीं आते, कोई आप जाते हैं, आप कहते हैं यार मैंने ये पैकेज नहीं लेना, तो वो कहेंगे भाईजान 34,000 रुपए का मोबाइल है, लेने तो ले लें। अच्छा मुझे ऑन नेट्स कॉल फ्री होंगी यार, चलो ऑन नेट्स कॉल फ्री होंगी, तुम्हें नहीं ऑन नेट कॉल्स फ्री होंगी, वो तो इन लोगों को फ्री हैं। तुम्हें क्या ऑफर है, तुम 500 रुपए हर महीने दे दिया करो, तुम्हें ऑन नेट कॉल्स फ्री कर देते हैं, लेकिन 500 देने पड़ेंगे। फ्री मींस सॉरी फ्री नहीं, अनलिमिटेड कर देते हैं, फ्री तो नहीं, 500 रुपए देने पड़ेंगे। और तीसरी ऑफर क्या जी, अगर तुम चाहते हो कि अदर नेटवर्क्स पे कॉल करो तो तुम्हें 1 मिनट के कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1.5 रुपए देने पड़ेंगे। डन। अब जहां जहां फिगर भी जो है ना मंथली हुई, क्वार्टरली हुई, उसे साल पे लाना है, उसे साल पे लाना है, ताकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा किस बेस पे डील हो, साल की बेस पे। चलें जी 3 कॉलम बनाएं, वो मैं बताता हूं, बिल्कुल बताएं जी कितनी कॉलम डालूं। मोबाइल, ऑन नेट कॉल्स और अदर नेटवर्क्स, स्टैंड अलोन से। अच्छा इसको थोड़ा सा ना मैं आगे करके लिख रहा हूं क्योंकि इधर ब्रैकेट्स में शायद कैलकुलेशंस करनी पड़े। ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन, यहां से शुरू किया करें भाई। ट्रांजैक्शन प्राइस कस्टमर ने कितने देने हैं पर, लेकिन पैकेज कितने अरसे के, साल का। ये पहला सवाल आया कि इसने हमें ट्रांजैक्शन प्राइस में भी क्वार्टरली दे दिया एनुअल की बजाय।
11,550 ज़रब 4 क्वार्टर्स इन ओवर ईयर 46। ये एक कस्टमर ने साल में देना है। सर आसिफ ने 46,200 रुपये बिल देना है साल का। ये साल का बिल है सर आसिफ का। उसके साथ इनको मोबाइल में मिल जाएगा, यूफोन पे कॉलें भी कर लेंगे और दूसरे नेटवर्क से भी कॉलें कर लेंगे। ये 46,200 रुपये साल का खर्चा एक कस्टमर का है। कस्टमर का खर्चा है और सेलर का रेवेन्यू। कस्टमर का खर्चा है ये 46,200, सेलर का रेवेन्यू। अच्छा अब मैंने क्या ढूंढनी है? स्टैंड लॉस। द मोबाइल फोन में तो साल 2 साल के चक्कर में ना पड़े। मोबाइल फोन तो मोबाइल फोन है ना, सिंपल सी चीज है। 34,000। मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स इज 500। लगता है एग्जामिनर किसी टेलीकॉम कंपनी में काम करता था। A monthly subscription for unlimited on-net calls is 500. अब monthly subscription of on-net calls बताएं जी। हमें क्या आदत है, पहले क्वांटिटी लिखते हैं, प्राइस लिखते हैं। जब भी ऐसी कैलकुलेशन आ जाए क्वांटिटी लिखते हैं। मुझे बता दें जी, साल में a monthly subscription of unlimited on-net calls is 500। 500 साल में 12 दफा देना पड़ेगा लोगों को जो इस पैकेज में नहीं आएंगे। तो 12 क्वांटिटी हो गई, 12 दफा कितने रुपए देने पड़ेंगे? ये वो लोग हैं जो ये ऑफर एक्सेप्ट, इस ऑफर वाले लोगों की तो यहां बात होगी। ये वो लोग हैं जो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते। 6,000। अगला आपने मुझे निकलवाना है। आगे चलें जी। ये बात कहां खत्म हो रही है? यहां पे। वाइल एवरी कॉल ऑन इज चार्ज एट 1.5। अब मेरा सवाल है 1.5 पर मिनट को 10,000 से मल्टीप्लाई करूं या 12,000 से? हाँ, ऑफर से मल्टीप्लाई नहीं करना, ऑफर के अगेंस्ट जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब बता दें जी, पैसे बताएं। रुपीज 1.5। इधर क्वांटिटी 15,000। हमारा क्या अंदाजा है कि पाकिस्तान में लोगों को अगर खुली ऑफर भी कर दे जाए 12,000 की, तो अगर एक बंदे को कह दिया जाए दिन में 50 पिज़्ज़े खाए, तो पिज़्ज़ा हट वाले भी सोचेंगे ना कि रेवेन्यू 50 का बुक ना करें, वो 40-50 या 15-20 ही खा के उसकी बस हो जानी है, पूरा दिन भी उसके लगाई रखो। ठीक है, तो ऑफरें तो लोग अट्रैक्ट करने के लिए खुली ऑफर करते हैं, लेकिन जब रेवेन्यू बुक करना होता है तब सोचते हैं कि कितनी ऑफर अगला बंदा एक्सेप्ट करेगा। तो कितनी की ऑफर एक्सेप्ट हो जानी है? 10,000। 10,000। कितना आ गया? 15,000। 15,000। 55,000। अब सवाल मत देखें 1 मिनट के लिए, ये टेबल पूरा करना है। जी भाईजान 2850 5040 ठीक है। 55,000 अच्छा वैसे लोग पागल हैं, 55,000 वाली चीज 46,200 में मिल रही थी, लेकिन लोगों ने बस अपनी अकड़ में आके नहीं यार ये ऑफरें ऐसे ही करते हैं फंसाने के लिए लोगों को, तो बस हम नहीं ऑफर लेते, तो बेचारे इनको 55,000 12,600 ओके। अब आप बता दें ईयर एंड दिसंबर के एतबार से, जून के एतबार से। आई कैप में वैसे दिसंबर और जून होता है, सितंबर ईयर एंड बहुत कम टेस्ट करता है। जो मार्च नहीं, 1 जनवरी को हमने स्कीम अनाउंस की है। अनाउंसमेंट डेट इररिलेवेंट, ऑन फर्स्ट डेट ऑफ अनाउंसमेंट नाउ इट इज रेलेवेंट।
अनाउंसमेंट डेट इरेलीवेंट थी, लेकिन उसी दिन लोगों ने 1000 पैकेज बाय कर लिए, इसलिए अब अनाउंसमेंट डेट को गले लगाना पड़ेगा मजबूरन। तो अनाउंसमेंट डेट 1 जनवरी थी, तो 1 जनवरी तो हमारा ईयर एंड पता नहीं कब है, नहीं बताया। कंप्यूट द क्वार्टरली रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड फॉर जनवरी फरवरी मार्च, फॉर जनवरी फरवरी अप्रैल मई जून। अच्छा मुझे बताएं जनवरी में हमने उसे क्या सर्विस दी है? एज फॉर एज द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज कंसर्न, जनवरी में उसे क्या दिया है? मोबाइल दिया है। जनवरी में उसे क्या दिया है? मोबाइल दिया है। ऑन नेट कॉल्स दी हैं, ऑन नेट कॉल्स दी हैं। और तीसरी चीज अदर नेटवर्क्स पे उसने पूरे साल में कितनी कॉल्स करनी है? जनवरी फरवरी मार्च वाला ये क्वार्टर है, उसमें से कितनी की? 2700। तो मेरे ख्याल से मोबाइल का रेवेन्यू फौरन बुक करेंगे पहले क्वार्टर में ही, ये अगले क्वार्टर में बुक नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइल लिफाफे में डाल के दिया जा सकता है, सर्विसेज लिफाफे में डाल के नहीं दी जा सकती। मैट्रिक आहिस्ता आहिस्ता करवाया जाता है, बच्चे को गाड़ी देनी हो फौरन दी जा सकती है। इसका रेवेन्यू भी आहिस्ता आहिस्ता बुक करेंगे। 2 लफ्ज़ याद कर लेते हैं ना, हम स्टैंडर्ड की टर्मिनोलॉजी से बाहर आ जाएं। रेवेन्यू फौरन बुक करते हैं या होली होली बुक करते हैं? होली होली का मतलब है आहिस्ता, तो इसका फौरन बुक करेंगे, इन दोनों का होली होली बुक करेंगे। अब इन दोनों का जो होली होली बुक करेंगे, अगला सवाल मेरा यह है कि रेवेन्यू इसका स्ट्रेट लाइन बेस पे बुक करेंगे, लेकिन इसमें यूनिट्स प्रोड्यूस टाइप एक कैलकुलेशन का डाटा गिवन है, तो इसका रेवेन्यू यूनिट्स प्रोड्यूस टाइप कैलकुलेशन से बुक कर लेंगे। इसमें कोई यूनिट प्रोड्यूस टाइप कैलकुलेशन दी नहीं हुई, इसलिए इसमें जो कल वाली क्लास में हमने किया था डिवाइडेड बाय 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय 2 महीने, तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन पे बुक कर लेंगे। आज तक हम स्ट्रेट लाइन पे बुक कर रहे थे रेवेन्यू, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट डाटा दिया इसने। चले जी, किस क्वार्टर का रेवेन्यू मांगे? मार्च वाले का, जून वाले का, और अगले 2 क्वार्टर्स का डाटा इसने नहीं मांगा। तो ये जनवरी से मार्च, ये अप्रैल से जून, और आगे छोड़ें जी। फर्स्ट क्वार्टर का आप मुझे बता दें। एंट्रीज नहीं मांगी उसने प्लीज, और अगर एंट्री बोली भी है तो एंट्री को वापस ले लें आप हजरात, क्योंकि क्या मांगे बोले? रेवेन्यू। डन, समझ आ गई बात? तो क्वार्टरली रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड, नॉट जनरल एंट्रीज। अच्छा जी यार प्लीज खुदा के लिए इसको तो छोड़े। मोबाइल का रेवेन्यू फर्स्ट क्वार्टर में 1 जनवरी को डिलीवर होगा मोबाइल, वो बुक कर लें। 28,560 डन। आगे चलें जी। 5040 हम इससे कमाएंगे, इसको तो फर्क करें ना यार। 5040 इससे कमाएंगे साल में, तो 3 महीने में कितना कमाएंगे? ये होली होली ऑन नेट कॉल्स की सर्विस देनी है या फौरन? होली होली आहिस्ता आहिस्ता का ब्रेकअप दिया हुआ मंथ वाइज या ब्रेकअप नहीं दिया हुआ मंथ वाइज? ना ना ना, 1000 कस्टमर से मल्टीप्लाई करने आपने। 1000 कस्टमर से मैं एंड में मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत ज्यादा लंबा काम हो जाना है जिस तरह आप चलना चाह रहे हो। मैं अभी बताता हूं, 1000 मुझे पता है 1000 कस्टमर्स हैं, ठीक है ओके। मोबाइल का रेवेन्यू पूरा बुक हो गया, इसका रेवेन्यू होली होली बुक करें। आहिस्ता आहिस्ता बुक करने में कुछ उसने इधर उधर की चीजें बताई नहीं है, यूनिट्स और ये वो, तो बस स्ट्रेट लाइन बेस पे बुक कर दें जी। पकड़ें ऑन नेट कॉल्स जी, बोलें 5040 इंटू 1260। और आगे चलें जी। अदर नेटवर्क्स, अदर नेटवर्क्स के इससे हम कितने पैसे ले रहे हैं? 12600 के लिए कितने मिनट खंबा इस्तेमाल होगा? उसमें से हमारे क्वार्टर में कितने रेवेन्यू तो एक्सपेंसेस मैच होने चाहिए। खंबे की रिपेयर भी ज्यादा हो रही होगी इस क्वार्टर में, इस क्वार्टर में खंबे की रिपेयर कम करनी पड़ी होगी, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस को मैच कराया जाता है जी। बोलें अदर नेटवर्क्स, टोटल रेवेन्यू फॉर 1 ईयर, तो इधर देखो, टोटल रेवेन्यू फॉर 1 ईयर 5040 इंटू डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 महीने, या इंटू 1/4 भी कर सकते थे ना लोग, क्वार्टर 4 क्वार्टर होते हैं।
तो 3/12 ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह हम कल से भी कर रहे हैं। अच्छा, कितना रेवेन्यू साल का है अदर नेटवर्क्स का? 12,600। इस 12,600 में से मुझे बता दें कितने मिनट्स कॉल्स होनी है? 10,000 मिनट पूरे साल में होनी है। ये साल का रेवेन्यू, ये साल के मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय हमारे क्वार्टर के मिनट्स, 27। तो ये यूनिट्स प्रोड्यूस टाइप की चीज हुई है। 3402 3402 33 मल्टीप्लाइड बाय 1000 लोग। 1000 लोगों ने ये पैकेज लिया ना, कल एंड पे मल्टीप्लाई 20 से किया था। 1000 लोग कर लो कोई मसला नहीं, ठीक है। रुपीज 33,222। ये कोई बड़ा ही काम है नेटवर्क्स वाला, खंबे भी बड़े बड़े लगाने पड़ते हैं। एक आई सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ रुपया जो है वो हमने कमा लिया, 3 करोड़ रुपया। कितने लोगों से? 1000 लोगों से। लेकिन अभी से 3 महीने में ये कमाया, और आगे बड़े बड़े फिर इंस्टॉलेशंस भी हैं और खर्चे भी तो हैं बिजनेस के। अच्छा डन जी। जी हम अभी मोबाइल उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन पैसे क्वार्टर के आ रहे हैं जिसमें मोबाइल के पैसे ले रहे हैं, तो वो सर वो पूरे पैसे तो मोबाइल के, वो एंट्रीज हम करेंगे, वो एंट्रीज करेंगे। हाँ वो एंट्रीज करेंगे, क्या एसेट है क्या लाइबिलिटी है वो डिफरेंट होंगी। जी आगे चलें जी। अगला क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर। सर ये क्या हो रहा है? ऐसे हम करते थे, ऐसे तो हमने कभी नहीं किया था भाई। कल की क्लास में 2/12 किया, ऐसे भी हम करते थे, रेवेन्यू पूरे साल का निकाल के उसे एलोकेट करते थे। अब सेकंड क्वार्टर में मोबाइल नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो तो एट अ पॉइंट इन टाइम फौरन डिलीवर हो गया, या होली होली पहले क्वार्टर के पहले दिन क्या डिलीवर किया हमने शॉपर में डाल के। अब सर्विसेज, अच्छा जी, ऑन नेट कॉल्स में मेरे ख्याल से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, टाइम सेव करें। 1260 ये वाली फिगर यूज कर लें, 3/12। और अदर नेटवर्क्स, अदर नेटवर्क्स 10,000 मिनट यूज होने हैं, उसमें से यूज कितने हुए? 2000। साथियों को कह रहे हैं 2000 डिवाइडेड बाय 10,000, 2500, 3780 इंटू 1000 कस्टमर्स। ये क्या इतना रेवेन्यू कम क्यों हो गया? 3780 और इधर 3322। और मोबाइल की भी तो डिलीवरी थी ना। ऐसे सवालों में ना कोई 1-2 कैलकुलेशन गलत हो जाती है, मिनट्स गलत चुन लेते हैं या और कुछ हो जाता है, तो उसके 1-2 मार्क्स कट जाएंगे। बाकी ये पूरा फॉर्मेट अगर आप बना के आएंगे और कैलकुलेशंस करके आएंगे, इसके मार्क्स तो मिलेंगे आपको। तो इसलिए ये ना परेशान हुआ करें, ये चीज़ तो सवाल में ऐसे हो जानी थी, वो सबके साथ हो जाती है, वो आपके साथ नहीं होती सिर्फ। चलें भाईजान, अब मैंने आपको कहा था आज आसान चीजें करनी है। पास पेपर का क्वेश्चन 3 निकालें। पास पेपर का क्वेश्चन 3 आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नया कॉन्सेप्ट कोई इक्का दुक्का ही पढ़ें, बस हल्का फुल्का, वो भी अवॉइड ही हो जाए तो बेहतर है। असल में 2 दिन से इसलिए बुक यूज करा रहा हूँ, कहीं आप ये ना कहे कि बुक के अंदर इतने सफ़े थे,
और आप इसको यूज ही नहीं करा रहे, तो पास्ट पेपर जी भाईजान 3 का बी, प्लूटो लिमिटेड पेज 138, प्लूटो लिमिटेड सेल्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स एट फॉलोइंग स्टैंड अलोन प्राइसेस। कितने केमिकल बेचते हैं भाई? ये टोटल नहीं है इसका, ये वैसे को अंडरलाइन लग के चीज क्लोज हुई है। ये स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं, यानी कौन सा कॉलम दे रहा है? वेल डन, फर्स्ट वाला, ये और ये वाला कॉलम दे रहा है। ओए होए 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 होए, यार ये अजीब सवाल है। बर्गर, बॉटल, फ्राइज, हम तो समझे थे नीचे तीनों की प्राइस दी होगी इकट्ठा। वो कह रहे नहीं नहीं, मैं तो बोतल और फ्राइज भी कभी कभी बेच देता हूँ पैकेज बना के। कोई कहता है मुझे भूख नहीं लगी हुई, मैं कहता हूँ बोतल फ्राइज, कहता है दे दो। तो वो फिर आइसक्रीम के लिए जैसे जगह बन जाती है, चाहे पेट भरा भी हो बिरयानी से। अच्छा डन हो गया ये बात, जान लिया। अच्छा PL regularly sells each carton of C2 and each carton of C3 together with together, दोनों को इकट्ठे बेचते हैं। कितने के? 170 के। Calculate the selling price to be allocated to each product। अगर PL ऑफर करे 1 carton of each product of each product, एक ही कार्टन में 1 कार्टन बनाए, 1 कार्टन ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 260। अच्छा भाई इसमें मैं ये कहूँगा कि पहले ना बताएं, इस तरह का ना एक आपने जहन में स्केच बनाना है पेपर में। ये दोनों कितने के बिक रहे हैं? 170 के। तो थोड़ी देर के लिए ना पेपर में आपने इस डेटे को फारिग कर देना है। ये दोनों कितने के बिक रहे हैं? 170 के इकट्ठे। तो आम तौर पे ये दोनों इकट्ठे बिक जाते हैं 170 के। वैसे अलग अलग कितने के बिक रहे हैं कैलकुलेटर के बगैर बताएं? 2 लाख के। लेकिन ये अब इसको मैं कहूंगा स्टेप वन के तौर पे एक एलोकेशन कर दें इसकी इन दोनों में। फिर जो स्टेप 1 में फिगर्स आएंगी ना, उसको यूज करते हुए स्टेप 2 कर लेंगे। ट्राई करते हैं। एक सवाल मैं कराता हूं, अगला फिर आपने खुद करना है। चलें जी टेस्टर। पहले आपने जिसके बारे में स्पेसिफिकली बताया ना, पहले उसको करने, फिर उसके बाद जो तीनों के बारे में जनरल बताया फिर उसको करना। चलें जी स्टेप 1 बताएं जी, डिस्काउंट तकसीम करें दोनों में। ये वाला डिस्काउंट तो कस्टमर इन दोनों को लेके भी ले सकता है ना। अगर इन दोनों को इकट्ठा कस्टमर ऑर्डर कर दे तो कस्टमर को ये डिस्काउंट तो ऑलरेडी मिल रहे हैं इन चीजों के ऊपर। तो 170 इस ट्रांजैक्शन प्राइस। अगर कोई क्या आके ऑर्डर करे, C2 और C3 इकट्ठे ऑर्डर करे तो 170 के मिलेंगे। 170 कर लेते हैं। इधर फिर क्या लिखूं? सिर्फ C2 C3। भाई अगले सवाल में गेम आगे चलनी है, इसलिए C2 C3 के साथ आ लिखा हुआ है। आ एक एक कार्टन इनका, लेकिन अगले सवाल में कुछ और भी हो सकता है। तो C2 और C3 अगर अकेले अकेले ना हो, इकट्ठे बंद पैक करके दे दिए जाएं तो 90 और 1,10,000 के नहीं मिलते। कितने के मिल जाते हैं? 170 के। ये तो हो गई टीपी ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा ये फिगर हमें पता नहीं होती, ये फिगर सवाल से ढूंढे। 90 और 110। 93.5। अगर कोई कस्टमर मेरे से आके C2 C3 इकट्ठा खरीद ले तो क्या उसको इतने का मिलेगा? बिल्कुल, उसको तो सिर्फ 170 का मिल जाएगा ना।
अब ये एक तरह की ट्रांजैक्शन प्राइस हमारी हो गई C2 C3 की एलोकेशन, लेकिन अब ये अगली डील के लिए ये स्टैंड अलोन बन जाएगी, ये स्टैंड अलोन बन जाएगी। वाई? क्योंकि इतना डिस्काउंट तो ये दोनों को इकट्ठे खरीद के भी ले सकता था ना, तो इसलिए इसको अब हम अगली कैलकुलेशन में यूज करेंगे। डन? आप बता दें मुझे, सवाल जिस तरह मैं बदल रहा हूं देखते रहिएगा ताकि आपके माइंड में एक इमेज बनता रहे। जी भाईजान, अब इस लाइन को मैं मिटा रहा हूं, एक 70 को और एक 70 को मिटा के 90 की जगह क्या लिखूं? 76.5, 93.5। अब मेरा शुक्र है सवाल आसान हो गया। अब क्या है, ईच प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं उनका एक ही कार्टन बना के फॉर अ 2। अब ये कितने का मिल रहा है? अब तो कुछ नहीं रह गया सवाल में। स्टेप 2, जी C1, क्या C2 और C3 का ये डिस्काउंट ऑलरेडी इकट्ठे खरीद के बाय कर सकता था ना, ये वाला डिस्काउंट ले सकता था ना पहले ही, तो इसका मतलब है ये मार्केट प्राइस ही है इनकी, ये डिस्काउंट तो वैसे ही ले रहे हैं हम। अच्छा, 676.5 और 93.5, और ये इसके टोटल के चक्कर में ना जाएं, पहले मुझे ये बताया करें। 260, दो सौ 96.3, 19 एग्जैक्ट 90। ये मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूँ। हाँ रिकॉर्ड नहीं है, जर्नल एंट्री नहीं रिकॉर्ड। 73.7। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बेचे और कैश भी आ गया। 90.04 कहाँ से आ गया? देखो 73 टोटल नहीं बना, 260 बन गया। जी भाई छोड़ो यार, ना साथ वाले को आप सवाल समझाएं ना कुछ करें, ये पास पेपर में रिपीट हुआ हुआ सवाल, तो ट्राई करें। क्वेश्चन 9 का है, स्टूपा लिमिटेड। अच्छा देख रहे हैं लॉलीपॉप। अच्छा चलें, पॉइंट 2 नहीं पढ़ना भाईजान। एक किताब कर लें जी जल्दी से, फिर आगे मूव करते हैं।
भाई लास्ट वाले भाई हो गया आपका? चलें, गुड। नाइन का ए का 2 कर लें, अगर किसी ने ए का 1 कर लिया। ए का 2 वैसे मैंने खुद कराना है, लेकिन ट्राई कर लें। अच्छा, कुछ सर्कल सा बेशक जहन में लगा लें, किताब पे लगा लें पहले सोचते हुए। तो Stupa Limited sells electric products at the following standalone prices: heater, oven, fridge. SL offered to sell 1 unit of each. Each के ऊपर पेपर में लिख लीजिएगा E1, E2, E3, ताकि ये बात समझ आ जाए। SL offered to sell 1 unit of each of the above product for 90. देखिएगा भाईजान, ये बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल का डाटा पहले नहीं दिया, इसने बड़े सर्कल का डाटा दिया है। तो कहते हैं ये सारे मैं कितने के बेच रहा हूँ? 90 के। ये सारे मैं 90 के बेच रहा हूँ, बेचने की ऑफर की है। लेकिन आम तौर पे ना कभी कभी मैं ओवन और फ्रिज भी इकट्ठे बेच देता हूँ अगर कोई आ जाए। लेकिन अब तो क्योंकि आ गई हैं गर्मियाँ, तो लोग हीटर भी साथ लेने आ रहे हैं, इसलिए मैंने अब एक ओवरऑल पैकेज बना दिया है। लेकिन इससे पहले मैं ओवन और फ्रिज जो है ना इकट्ठे बेचता रहता हूँ। वो लोग आते रहते हैं, ओवन फ्रिज इकट्ठा खरीदते रहते हैं। कहते हैं आमतौर पे लोग E2 और E3 वैसे आके खरीदते हैं, वो मैं उनको 70 का दे देता हूँ। अब ये बड़ा सर्कल या छोटा सर्कल? छोटा सर्कल, छोटा सर्कल। कहते हैं ये दोनों मैं कितने के बेचता हूँ? आई थिंक जहन में आपके एक पिक्चर बन रही होगी। आप पहले क्या करें, पहले 90 से खेलें या पहले 70 से? 70 को खेल के पहले दोनों पे तकसीम कर देते हैं। वैसे ये देखें 70 भी सस्ता ही है, क्योंकि 80 वाली चीज आप 70 में बेच रहे हैं। इट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम एनीवेज। कैलकुलेशंस हुई हैं तो यही कर लेते हैं जी। नाम E2, E3 और उसके बाद E1, E2, E3 जी। ये दोनों इकट्ठे इकट्ठे कितने, अलग अलग कितने के बिकते हैं अकेले खड़े हो तो? अगर कोई कस्टमर अकेले लेने आए तो मैं उसे 30 का देता हूं, और ये चीज अकेले लेने आए तो उसे 50 के देता हूं। लेकिन अगर कोई कस्टमर कहे मुझे ओवन और फ्रिज दोनों चाहिए, फिर मैं उसे कितने का दे देता हूं? 70 का। 26.25, चलो खैर 43.7। अच्छा, लेकिन अब मैंने एक नई ऑफर लॉन्च की है, उसमें मैं क्या इकट्ठा बेच रहा हूँ? तीनों को इकट्ठा बेच रहा हूँ। तो उसमें फिर ऐसा करते हैं कि रहने दें, उसमें फिर ऐसा करते हैं कि ना सवाल को अब मैं बदल लेता हूँ। 26,500, 43,750। अब इसकी बेस के ऊपर सवाल कर देते हैं। गलत हुआ कोई? 26 कितने? 26,250 है। डन? बताएं जी। ट्रांजैक्शन प्राइस पहले ढूंढा करें। 90। ये आपको कभी पेपर में गिवन नहीं होगी, ये गिवन होंगे। 26 इशारिया 42 इशारिया 6। सोल्यूशन जरा चेक कर ले इसी का। 23.35। सोल्यूशन चेक करें ना इसी तरह। 39.37। सोल्यूशन मेरे ख्याल से रुपीस में हुआ होगा जितने पॉइंट्स में आप ले गए हैं। सोल्यूशन रुपीस में हुआ है ये 39375। डन? ले भाईजान, जबरदस्त चैलेंज आ गया। हमने एक नई स्कीम लॉन्च कर दी है। उस स्कीम का बाकी स्कीमों से ताल्लुक नहीं है।
हमने एक नई स्कीम लॉन्च की है, हमने ऑफर किया है 1 यूनिट E1 का ले लो, यानी कि एक ओवन ले लो, ओवन ही लिखा था ना पहले वाला, हीटर था, एक हीटर ले लो हमारे से, और दो फ्रिज ले लो जी, 2 हमारे से फ्रिज ले लो, एक ग्राउंड फ्लोर पे रख लेना और एक जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे रख लेना आप अपने घर के, और जो हीटर है वो एक ही ले लो ताकि सारे घर वाले एक ही जगह बैठ के ज़रा फैमिली भी, तो फ्रिज अलग अलग रख लो लेकिन हीटर घर में एक ही रखो, अच्छा होगा, सारे इकट्ठे बैठ जाया करेंगे, अपने अपने कमरों में नहीं बैठे होंगे। ये ऑफर हमने लॉन्च किया है भाई। अब ये कैलकुलेशंस में ना इसके साथ आपने लिखना है 1 और इसके साथ लिखना है, और इस ऑफर में इसको फारिग करा दें। अब मुझे बता दें जो सवाल का डाटा है वो माय डियर ये नहीं है, वो ये डाटा है सवाल का। या मेरा क्वेश्चन इस काबिल हो गया मैं इसे सॉल्व कर सकूं। 50 ज़रब 2 लाख रुपए का हम फ्रिज बेच रहे हैं, 2 फ्रिज, अगर कोई बंदा वैसे फ्रिज लेने आ जाए तो उसे लाख रुपए के 2 फ्रिज बेचते हैं, और एक हीटर उसे कितने का बेचते हैं, 30 का। लेकिन अब हमने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें हमने क्या 2 फ्रिज और एक हीटर, कितने का 1 लाख। इसकी आप तस्वीर खींच सकते हैं। ये असल में मेरे माइंड में पूरा स्केच चला है, 30 और लाख, 1,30,000 वाली चीज अब हम 1,04,000 में बेच रहे हैं। तो वो जो बर्गर पहले दिन हमने 450 में बेचा था उसकी स्टैंड अलोन प्राइसेस गिवन थी। इसमें स्टेप 1 2 की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें स्टैंड अलोन ये नहीं लिखा हो कि रेगुलरली इसको इतने का, रेगुलरली इसको इतने का, तो इसमें स्टेप 1 2 की जरूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट E1 E3 30, 100, 130, 104, 24, 80, 24 और 80। हाँ 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 बिल्कुल, जैसे आप एग्जाम सेल बैलेंस ही निकालते थे टैक्स, ये वाला बैलेंस ही निकाल सकते हैं। 104 24 निकाली, 80 बैलेंसिंग। आने दो आखिरी सवाल। आखिरी सवाल, सॉल्व करें, क्वेश्चन बाद में नोट करें, पहले सॉल्यूशन कर दें। दोनों सिनेरियोज नहीं है, सवाल एक ही है, दोनों सिनेरियोज तो है ही नहीं। सिनेरियोज कैसे हैं? सी इज नॉर्मली सोल्ड एट 12, लेकिन एक ऑफर हमने की है कि तीनों कितने में ले जाओ, 62 में। बड़ा मजे का सवाल है। हाँ, आपने एंड पे ना यार, पहले करेंगे तो करेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे हो यार।
यार आपको पता है पहले सवालों में ना ऐसे लिखा होता था, इधर देखें, पहले सवालों में लिखा होता था बी एंड सी इज नॉर्मली सोल्ड, तो हमने तो सवाल को ज्यादा आसान कर दिया। पहले सवालों में क्या लिखा होता था, बी एंड सी इज नॉर्मली सोल्ड एट इतने, ये तो ज्यादा आसान सवाल है, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ सी इज नॉर्मली सोल्ड एट इतने। मजा आया ना सवाल का। अच्छा अब देखें क्या होगा, इधर देखें, आप पहले ये वाला सर्कल लगाएंगे, पहले ये वाला सर्कल लगाएंगे, ये कितने का बिक रहा है, 12 का, ये कितने का बिक रहा है, 12 का। अब सवाल करना शुरू करते हैं, सॉल्व सॉल्यूशन। अच्छा जी, ए बी सी, ओके। अच्छा जी, टीपी बताएं, टीपी टीपी 62, स्टैंड अलोन 20 और 12, टोटल। इसका मतलब है हमने जो ऑफर दी है उसमें ए बी में कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, हम बड़े तेज बंदे हैं, हमने जो ऑफर दिया है उसमें ए बी बिकवाना है, डिस्काउंट कोई नहीं देना। अगर कोई अक्लमंद बंदा होता उसे समझ आ जाती कि भाईजान ए बी में डिस्काउंट ही नहीं ये लोग दे रहे, तो लेकिन हमें तो अक्लमंद नहीं पता है, हमें तो ये कैलकुलेशन करके पता चल जाएगा बस। अब एलोकेशन कर लें, आपकी मर्जी है, जवाब यही आएगा 20, 30 और 12। जल्दी क्वेश्चन नोट। अगला आन दें, अगला सवाल। ये आपने खुद करना है। जी भाईजान, सवाल में इंटरेस्ट लीजिएगा साथ साथ। An entity sells 2 products. Question है, an entity sells 2 products. Oven is sold at rupees 30,000 and electric heater, अभी फर्ज करें पाकिस्तान में नए नए आए हैं, इलेक्ट्रिक हीटर मार्केट प्राइस इज नॉट अवेलेबल नॉर्मली, इलेक्ट्रिक हीटर मार्केट प्राइस इज नॉट अवेलेबल, इलेक्ट्रिक हीटर की मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ हीटर इज रुपीज 12,000 एंड इट इज नॉर्मली सोल्ड, आमतौर पे लोग इसे बेच रहे हैं, इट इज नॉर्मली सोल्ड एट 20% मार्कअप। आमतौर पे कितने पे बेचा जाता है, 20% मार्कअप पे। लेकिन हमने एक ऑफर लॉन्च की है, हमने क्या लॉन्च किया जी, ऑफर। ऑफर में हमने उनको ये कहा है, ऑफर में ये कहा है बोथ, बोले बोथ सोल्ड एट रुपीज 36,000। हमने क्या यार, कोई ऑफर में अगर आके लेना चाहे ना, दोनों 36,000 के मिल जाएंगे। चलें जारी रखें। टीपी 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 कितनी, एक की स्टैंड लॉन सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, दूसरे की मेरे ख्याल से आप निकाल लेंगे यार। चलें
बस सवाल सॉल्व करें, ख़त्म करें सवाल को। यार ये वाहिद ऐसा सवाल है जिसमें सेलिंग प्राइस ही एक प्रोडक्ट की मिसिंग है। सेलिंग प्राइस मिसिंग है ना एक प्रोडक्ट की, निकल सकती है माशाल्लाह। ज्यादा टाइम ले रहे हैं आप। अच्छा जी जी, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस 36,000। ओवन हीटर। अच्छा, जिन्होंने IFRS 15 पढ़ा हुआ है, आपको पता है कॉन्सेप्ट इसमें होता है डिस्टिंक्ट का, वो कॉन्सेप्ट हमने रोक के रखा हुआ है। वो कॉन्सेप्ट कमाल है, वो अगली क्लास में आपने तैयार होके आना है। ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि ओवन और हीटर दो अलग अलग वादे हैं या एक ही वादा है। तो नहीं बताऊंगा, हाँ वो डिस्टिंक्ट वाली बात है, वो बड़ी कमाल बात है स्टैंडर्ड की। अच्छा चलें भाईजान, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस में किसकी मार्केट प्राइस अवेलेबल है? ओवन की। सेल प्राइस लिखे हैं, यहाँ सेल आती है कॉस्ट आती है, लेकिन अनलकीली इसकी क्या दी हुई है? कॉस्ट दी हुई है। तो कॉस्ट से क्या निकाल लें? सेल प्राइस। तो 20,000 अगर 100 पे पड़ा है, 120 दे दो, 12,000, 14,400। आगे कोई नहीं, आगे आप कर लेंगे, करवा दें करवाना। 44 आगे 243 6 66 कर देना, 7 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 11 6 7 6 क्या हुआ? 14,400 समझ आ गया कैसे निकला? आगे कुछ भी नहीं है, आने दे अगला, आने दे आने दे। ये वाला खुद किया था या खुद किया था? जगह ही खत्म हो गई है यार। ओके अच्छा, ये क्वेश्चन 2 था आज की क्लास का, ये क्वेश्चन 1 था, और ये क्वेश्चन नंबर 3। पिकें ले लो। क्या वॉल्यूम 1 मंगवाया हुआ है ना? वॉल्यूम 1 दूसरी क्लास में आज करेंगे। पेशावर से ले आया तो? अच्छा जी भाईजान, हाथ हो गई है। We are selling 3 products. We are selling number 1 printer for rupees 6,000, a computer for rupees 9,000। कोई अजीब सी चीज़ बताएं। सिक्योरिटी कैमरास फर्ज करें पाकिस्तान में नए आए हैं, सिक्योरिटी कैमरा प्राइस इज नॉट अवेलेबल, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, इज नॉट अवेलेबल इन मार्केट। ऑफर 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 क्या आई है जी? ऑफर क्या आई है जी? ऑफर ये आई है भाईजान, बाय, या हम अपनी तरफ से बात करें, ऑफर इज वी आर सेलिंग ऑल या ईच, वी आर सेलिंग ऑल, हर एक को बेच रहे हैं, फॉर
रुपीज फॉर रुपीज 17। हम सारी चीज़ें 17 में बेच रहे हैं, 17 नहीं वो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फॉर रुपीज 20। चलें जी सॉल्व कर दें। आप शुरू करें ना, फिर खुद फंसेंगे और खुद कोई हल सोचेंगे। शुरू तो करें ना, सवाल शुरू तो करें। कुछ कर नहीं सकेंगे यहाँ पे और आप कहेंगे अच्छा चलो फिर मजबूरन यही कर देता हूँ, वो शुरू करेंगे तो समझ आएगी। यार इसकी कॉस्ट और मार्कअप परसेंटेजेस भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मसला ये है, मजे की बात है, इसकी मार्कअप परसेंटेजेस भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई लोग बेच ही नहीं रहे। बिल्कुल नई चीज़ है, ना मार्कअप परसेंटेजेस अवेलेबल है ना सेल प्राइस अवेलेबल है। बस मैं दुबई से आ रहा था तो मैंने सिक्योरिटी कैमरा डाल लिया, मैंने कहा पाकिस्तान में बेच दूंगा किसी को। ना मार्केट में बिक रहा है और ना इसका मार्कअप मार्जिन का परसेंटेज अवेलेबल है। अब तो बिल्कुल डेडलॉक हो गया। अब टीपी बताएं। टीपी हमने कोशिश की सॉल्व करने की ऐसे, हमने कोशिश की सॉल्व करने की ऐसे कि हम इसका आंसर लिखें और आंसर लिख के बोलें क्या लिखें, यहाँ पे प्रिंटर, यहाँ पे कंप्यूटर और यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा, और स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ये आ गई और ये एलोकेशन आ गई। हमने सोचा था करेंगे ऐसे सॉल्व, यहाँ लिखेंगे 20 और यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 9, लेकिन सवाल आगे नहीं चल सका। तो सवाल आगे नहीं चल सका तो बस चलाने की ज़रूरत ही नहीं यार, ख़त्म करो सवाल को, जो 20 है उसको इधर ले आओ और ख़त्म करो, सवाल आगे चल ही नहीं सकता। तो इसको क्या निकाल लो, बैलेंसिंग कितना, और इसको स्टैंड अलोन प्राइस पे लिख लो स्लैश एलोकेटेड। स्टैंड अलोन भी यही है, एलोकेटेड भी यही है, मजबूरी है ना, क्या करें। ये कोई ऐसी बला चीज होगी जो फिर मार्केट में शायद अवेलेबल ही नहीं है और कोई बेच ही नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, सारा डिस्काउंट सिक्योरिटी कैमरास पे आके गिर गया। बिल्कुल सही नतीजे पे पहुंचे हो, एक्सेलेंट, आई रियली अप्रिशिएट। सारा डिस्काउंट अगर था भी तो वो सिक्योरिटी कैमरे में ही गिर गया आके। इनको हमने मार्केट प्राइसेस पे ही बेचा। अब क्या करें। ओए होए 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 होए। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी खुद ही करेंगे, ओके, क्योंकि मैंने आपको कहा था आज होमवर्क शायद मैं ना दूं, इसलिए ये इस सवाल को भी खुद ही ट्राई करें। We are selling two products. We are selling two products. अच्छा जी, कंप्यूटर एंड स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटर, जिसे आवाज़ दो तो प्रिंट आ जाता है। भाई मेरे कंप्यूटर में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फला फाइल का प्रिंट दो, दर 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 प्रिंटर प्रिंट निकालने लग जाता है। एक इस टाइप का हमारा कोई प्रिंटर है, ठीक है जी। तो कंप्यूटर इज सोल्ड एट ₹40,000। कंप्यूटर इज सोल्ड एट ₹40,000। प्राइस ऑफ आवर प्रिंटर, हम जो प्रिंटर लाए ना जिस कंपनी का, प्राइस ऑफ आवर प्रिंटर इज नॉट नोन, हमारे प्रिंटर की प्राइस अवेलेबल नहीं है। हाउएवर हमारा प्रिंटर शायद HP का हो जो हम बाहर के मुल्क से लाए हों, तो हमारे प्रिंटर की प्राइस अवेलेबल। हाउएवर इन मार्केट competitors आर सेलिंग सिमिलर प्रिंटर, मिलता जुलता प्रिंटर शायद किसी और कंपनी का, सिमिलर प्रिंटर फॉर ₹12,000। फूड पैंडा पे कभी किसी ने ऑर्डर किया? अच्छा, फूड पैंडा पे नीचे रेटिंग दी होती है, कितने लोग रेटिंग देख के ऑर्डर करते हैं कि 4 है इसकी रेटिंग, 4 कितने लोगों को आज पता चला, जरा नीचे देख के ऑर्डर करना होता है वो नीचे ना रेटिंग दी होती है। अच्छा भाईजान हमारे कंपेटिटर्स कितने का बेच रहे हैं? 12,000 का। रेटिंग आउट ऑफ 5
is 3 for us and 4 for competitors. हमारी चीज फारिग है, and 4 for competitors. अभी मैंने ऑफर नहीं लॉन्च की, अभी मैं कुछ और बात कर रहा हूं. आई होप आप समझ गए होंगे. अच्छा जी, हमारे प्रिंटर की प्राइस अवेलेबल बाजार में नहीं है. मैं लिखवा रहा हूं, डिक्टेट करवाता हूं, लिख लें सारा सवाल. वी आर सेलिंग 2 प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर एंड प्रिंटर. कंप्यूटर इज सोल्ड एट ₹40,000. चला दो. कंप्यूटर इज सोल्ड एट ₹40,000. प्राइस ऑफ आवर प्रिंटर इज नॉट known. However, in market, competitors are selling the similar printer for rupees. Rating of out of 5. रेटिंग कुछ जगहों पे 5 में से दी जाती है, कुछ जगहों पे 10 में से दी जाती है. फूड पैंडा पे 5 में से दी जाती है. रेटिंग मैक्सिमम 4, 4.2, 3, 4 फिर रही होती है. 5 मुझे नहीं कभी मिली किसी की, वरना मैं भी ऑर्डर. अच्छा, तो रेटिंग आउट ऑफ 5 इज 3 फॉर अस एंड 4 फॉर. मुझे लग रहा है हमारी प्रोडक्ट कंपेटिटर से हल्की है. हमारी प्रोडक्ट हल्की है. क्यों? उसको 4 स्टार मिल रहे हैं, हमें 3 स्टार मिल रहे हैं. अच्छा भाईजान, ऑफर तो सुन लें. ऑफर सुनेंगे ना आप? गेट ऑफर, वो आपने सही निकाला था 9th. एक्सेलेंट. अच्छा जी, ऑफर क्या है? वी आर सेलिंग बोथ. वी विल सेल बोथ. कोई मुनासिब सी फिगर लिखवा दें, अन्ना डिस्काउंट ना हो जाए. 44,000 चलो कर लो. वी आर सेलिंग बोथ फॉर 44,000. चलें जी, टीपी को हाईलाइट करवा दें. टीपी को 44,000. हाँ, सफोकेशन हो रही है. दरवाजा खोल लो यार, अभी तो कल जुमा गुजरा है. हाथ खड़ा करें, सॉल्व कर लिया तो वेल डन. जी, सॉल्यूशन. कंप्यूटर और प्रिंटर किसकी स्टैंड ऑन प्राइस अवेलेबल है? कितनी? बाकियों का प्रिंटर कितने का है? उसको क्या रेट दिया जाता है? 5 से नहीं खेलना, 5 से नहीं खेलना. उसको क्या रेटिंग दी जाती है? 4. हमारे को 3. तो हमारी चीज फारिग है. 9,000. जवाब क्या आ गया? और एलोकेशन में 40. बाकी आप कर लीजिएगा खुद ही. 3591 8082. क्या यार, वो फिर लंबा काम हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 4 into 5 करोगे तो फिर ये कोई आइडियल प्रिंटर की प्राइस निकल आएगी. फिर उसको डिवाइड बाय 5 into 3 दोबारा करना पड़ेगा, कोई लंबा काम हो जाएगा. बस बिल्कुल. ये अजीब सी एग्जांपल्स हमने कौन सी की हैं? आखिरी 3, ये वाली 4, 3 और 2. 4, 3 और 2. 1 तो चलें, वो होगी ना, उसी रिदम में चल रही थी. अब 4, 3 और 2 अप्रोचेस के स्टैंडर्ड में कोई ना कोई नाम है. वो नाम मैं आपके सामने रखने लगा हूं. अब आपने वो मैच करने, ये किस क्वेश्चन में किया, ये किस क्वेश्चन में किया और ये किस क्वेश्चन में किया. किताब पे सफ़ा है, सफ़ा अगर ढूंढ के आप ही बता दें तो कमाल हो जाए. पेज 105. हेडिंग पढ़ें, हेडिंग. स्टेप 4 आज हमारा मुकम्मल हो गया है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 किताब का स्टेप 4 हमारा मुकम्मल हो गया, अल्लाह का शुक्र है. ये वाहिद स्टेप है जो मैं कह रहा हूँ मुकम्मल हो गया है. कॉन्ट्रैक्ट वाला भी मुकम्मल हो गया है, स्टेप 1. ये स्टेप 4 भी मुकम्मल हो गया. 2, 3 और 5 हमारे रहते हैं, अभी थोड़े थोड़े किए हुए, अभी मुकम्मल नहीं हुए. एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. द एंटिटी एलोकेट्स एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन. कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन जैसे ही शुरू होगा,
ईच पीओ को रिलेटिव स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते ही एलोकेट कर दिया करेंगे। यार ये स्टैंडर्ड के नीचे ना एक अपेंडिक्स दी होती है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं, स्टैंडर्ड से नीचे एक अपेंडिक्स दी होती है जहां डेफिनेशन दी होती है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू टाइप चीज होती है। A standalone selling price is the price at which an entity would sell a promised good or services separately to a customer, अकेले कस्टमर को जो चीज बेचें। एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट की डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे बता दें भाईजान, ये 3 अप्रोचेज हैं, इसके सवाल बता दें कौन कौन से हैं अंग्रेजी पढ़े बगैर। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच, बची कुची अप्रोच, रेजिडुअल अप्रोच। ये हमारा आज का कौन सा क्वेश्चन था? 4। ये गुड, एक्सेलेंट 2, ये 3 था। पहली अप्रोच का नाम एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट, 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स, और ये अप्रोच का नाम एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस, और इस अप्रोच का नाम रेजिडुअल अप्रोच। ओके खत्म यार। किसी दिन हाँ बस किसी दिन टाइम मिला तो नीचे वाली एग्जांपल 3, एग्जांपल 4 और एग्जांपल 5 रिवीजन के तौर पे कर लीजिएगा। 5 मिनट लगेंगे तीनों एग्जांपल्स करने में, 5-7 मिनट, लेकिन रिवीजन करेंगे तो जरा पक्का हो जाएगा। एग्जांपल 3, 4, 5। अच्छा जी, एक सवाल भाईजान बहुत ज़्यादा आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ऑब्वियसली उधर आ रहा है तो आपके जहनों में भी आ रहा होगा। ट्रायल में कैसे पता चलता है फाइनल अकाउंट के सवाल में कि ये ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है? ठीक है जी मोहतरम, इसमें एक बेसिक रूल सुन लें। कुछ अकाउंट्स में इम्पॉसिबल है ओपनिंग बैलेंस हो। मोटा रूल ये है कि जो अकाउंट साल में नहीं, यार सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, खर्चों की बात नहीं करूंगा मैं, खर्चे फॉर द ईयर होते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज पड़ी होती हैं ट्रायल में, कुछ मैं कह देता हूं क्लोजिंग है, कुछ कह देता हूं ओपनिंग है। इसमें पहला बेसिक रूल आप मुझे बताइएगा, डेटर क्रेडिटर अकाउंट ऐसे अकाउंट हैं जिनमें साल में हजारों जर्नल एंट्रीज होती हैं, डेटर को सेल कर रहे होते हैं, फिर पैसे आ रहे होते हैं। इम्पॉसिबल है कि इसका ओपनिंग बैलेंस हो। डेटर और क्रेडिटर का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्लोजिंग बैलेंस होता है। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो साल पूरा उदास रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। साल का एंड आता है, आप अकाउंट ऑप्शन का अकाउंट को उठाते हैं, उठ क्या हुआ 31 दिसंबर आ गया, हाँ 31 दिसंबर आ गया, उठ क्यों ना आया है, डेप्रिसिएशन आ रही है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ रही है, आने दो मेरे पास। अकाउंट ऑप्शन का अक्सर ओपनिंग पड़ा होता है, अक्सर ओपनिंग, पूरी बात सुनते रहिएगा, अक्सर ओपनिंग पड़ा होता है। डेफर टैक्स का अकाउंट इसी तरह सोया होता है, अकाउंट ऑप्शन के साथ ये सोया होता है। डेफर टैक्स का अकाउंट डेफर टैक्स का अकाउंट सोया होता है। साल के एंड पे आप कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस निकालते हैं, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस निकाल के डिफरेंस का कॉलम डालते हैं, और डिफरेंस का कॉलम देके टैक्स वाला कॉलम निकालते हैं, और डीटीएल का कैरी डाउन निकालते हैं। जब डीटीएल का कैरी डाउन निकाल के डीटीएल अकाउंट को उठाते हैं, उठ भाईजान साल एंड हो गया, साल एंड हो गया यार, बड़ी मजे की नींद आई ये साल, उठ भाई अब कैरी डाउन आ गया कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली कैलकुलेशन से। भाई डेफर टैक्स में साल में एंट्रीज नहीं होती ना, साल के एंड पे होती हैं, इसलिए अक्सर ट्रायल में डेफर टैक्स का भी कौन सा बैलेंस पड़ा होता है? साल के एंड पे उसे उठाते हैं हम, ओपनिंग। तो ये 2 अकाउंट बताएं, कौन सा अकाउंट साल में एक दफा हिट होता है? अकाउंट रिडक्शन अकाउंट। जब क्या आती है, हाँ बीच में कभी डिस्पोजल आ जाए वो बात अलग है। और अगला अकाउंट अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन के बाद डेफर टैक्स लायबिलिटी अकाउंट। रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट तो लंबे खराटे ले रहा होता है पूरा साल, आप रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट को छेड़ते ही नहीं है, आप सेल फेंक रहे होते हैं सेल अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ सेल, एक्सपेंसेस के अंदर, और वो सारी चीजें होती हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं तो पैट आ जाता है, तो रिटेन्ड अर्निंग को कहते हैं उठ, प्रॉफिट निकाल लिया, हमने निकाल लिया, चलो भेजो मेरे पास, तो फिर उसमें क्या डालते हैं? प्रॉफिट। अब इन तीनों के बारे में कुछ डिफरेंट तरीके से मैं बात करने लगा हूं। अकाउंट रिडक्शन अकाउंट मैंने जनरल रूल आपको बता दिया है,
इंट्रो की क्लास में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट भी होता था, क्योंकि वो साल के एंड पे आप कैरी डाउन निकालते थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, अकाउंटेशन अकाउंट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट, ये 3 अकाउंट्स के आमतौर पे कौन से बैलेंसेस ट्रायल में पड़े होते हैं? ओपनिंग। लेकिन मोहतरम, इसमें ये जो अकाउंट होते हैं ना अकाउंटेशन, अगर नीचे डेप्रिसिएशन के रेट नहीं दिए हुए फिर डेप्रिसिएशन चली गई होगी और नजर ट्रायल के मुंह पे डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही होगी, कॉस्ट ऑफ सेल एडमिन में छुपी होगी। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता, एक तो है ना डिस्क्लोजर वाले सवाल, उसमें तो डेफर्ड टैक्स अकाउंट भी क्लोजिंग ही होता है, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि डिस्क्लोजर वाले सवाल हों, उनमें बात नहीं कर रहा, जनरल एंट्रीज वाले सवाल जिनमें क्या मांगते हैं? रेक्टिफाइंग। तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज में अगर डेफर्ड टैक्स के टीटीडीज वगैरह का डाटा नीचे दे दिया है और ट्रायल में बताया नहीं डीटीएल ओपनिंग है या क्लोजिंग है और नीचे टीटीडीज का डाटा दे रहा है, तो क्या एज्यूम करें? ट्रायल में ओपनिंग है। ट्रायल में अकोमोडेशन के साथ डेट नहीं डली हुई, नीचे डेप्शन के रेट दिए हुए हैं, तो ओपनिंग बैलेंस है। सिमिलरली ट्रायल में सेल्स एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं और रिटेन अर्निंग के साथ डेट नहीं डली हुई, रिटेन अर्निंग क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। तो इस तरह पता चलता है। अब फड्डा पता है क्या हुआ था? पता नहीं भाई ने अभी तक वो लेक्चर अटेंड किया या नहीं। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 था, एक पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 था जिसमें प्रोविजन फॉर वारंटी का अकाउंट था। उस अकाउंट का भी ट्रायल में बैलेंस दिया हुआ था, वो पता नहीं चल रहा था ओपनिंग है या क्लोजिंग। उस अकाउंट का बैलेंस पता नहीं चल रहा था ओपनिंग है या क्लोजिंग। तो भाईजान एक बात याद रखिएगा, वैसे प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट का ना मेरे दिल में बात आ रही है कि क्लोजिंग बैलेंस टाइप ही गिवन होना चाहिए पेपर में ट्रायल में, क्योंकि कैश की पेमेंट साथ साथ होती रहती हैं। तो प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट हो या प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अकाउंट हो, हमने IAS 12 में पढ़ा हुआ, इसका क्या फॉर्मेट है? ब्रॉट डाउन, एक्सपेंस, पेमेंट्स और कैश। पास पेपर क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ था द पेमेंट्स आर डेबिटेड टू प्रोविजन, नहीं, उसमें लिखा हुआ था द पेमेंट्स आर डेबिटेड टू एक्सपेंस, द पेमेंट्स आर डेबिटेड टू एक्सपेंस। ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट और प्रोविजन डेबिट। ओरिजिनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए थी? एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट और प्रोविजन डेबिट। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? भाईजान एक्सपेंस में पेमेंट नहीं जाती, एक्सपेंस में इस साल का अंदाजा जाता है कितने लोग जो है वो लेके भागेंगे, या कितने लोग पैसे लेके भागेंगे, या कितने लोगों को मोबाइल रिपेयर करके देना पड़ेगा। अगर अकाउंटेंट कह रहा है कि ये एंट्री मैंने कर दी है, तो भाईजान फिर ट्रायल में बीडी पड़ा हुआ है। वजह सुने क्यों? अकाउंटेंट ने कैश क्रेडिट करके प्रोविजन डेबिट की या खर्चा डेबिट किया? इसका मतलब है प्रोविजन डेबिट नहीं की, तो ये एंट्री नहीं हुई। अगली बात, क्या खर्चा उसने पेमेंट बेस पे बुक किया या अंदाजे की बेस पे? तो ये खर्चा वाली एंट्री भी उसने डबल तो नहीं कर दी होगी, इतना पागल तो नहीं कि खर्चा अंदाजे वाला भी बुक कर रहा होगा और पेमेंट वाला भी बुक कर रहा होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, सो आई विल से अगेन इट अगेन। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि प्रोविजन फॉर वारंटी ट्रायल के अंदर आपको पता ना चल रहा हो बीडी या सीडी पड़ा है, तो इस अकाउंट में कितनी एंट्रीज होती हैं? 2। खर्चा अंदाजे की बेस पे बुक होता है और पेमेंट खर्चे में नहीं जाती, पेमेंट से लायबिलिटी कम होती है। क्रेडिटर अकाउंट भी इसी तरह होता था, ओपनिंग, परचेजेस, पेमेंट्स, कैरी डाउन। अगर गलती से अकाउंटेंट खर्चा ये वाला बुक करने की बजाय ये एंट्री कर दे खर्चे की, तो मुझे तो लग रहा है उसने इस अकाउंट में ये एंट्री भी नहीं डाली और ये भी नहीं डाली। ये एंट्री क्यों नहीं डाली इस अकाउंट में? क्योंकि उसने कैश क्रेडिट किया है, उसने एक्सपेंस डेबिट किया है, प्रोविजन डेबिट नहीं किया। और दूसरा, उसने खर्चा एक्चुअल बुक किया या अंदाजे वाला? एक्चुअल। इसका मतलब है वो अंदाजे वाला खर्चा बुक करना भूल गया। ये सारी बात करने के बाद मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा था। अगर ये बात किसी को ना भी पता चलती और वो गलती से उसको कैरी डाउन ही ले लेता, तो सिर्फ उतने से के मार्क्स कटने थे, एडजस्टमेंट्स अल्लाह का शुक्र है आपने सही पोस्ट कर देनी थी, तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती। ट्रायल में कोई इक्का दुक्का चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको टफ टाइम दे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लोज करें।